એઆઈએમના પ્રમુખ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ બિહાર ચૂંટણી પૂર્વે મતદાર યાદી સુધારણા પ્રક્રિયા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી। એઆઈએમઆઈએમના પ્રમુખ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ બિહાર ચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી પંચ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી સ્પેશિયલ સમરી ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન પ્રક્રિયા અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે। તાજેતરમાં આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઓવૈસીએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે ચૂંટણી પંચને પત્ર લખી આ પ્રક્રિયા પર પુનઃ વિચાર કરવાની અપીલ કરી છે। તેમનું માનવું છે કે વિના યોગ્ય પરામર્શ વિના મતદાર યાદીનું વિશાળ પ્રમાણમાં સુધારણું કરવું મતદારો માટે ગંભીર સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે। ઓવૈસીએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ખાસ કરીને પછાત વર્ગના ઘણા યોગ્ય મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી ગાયબ થઈ શકે છે। તેમણે કહ્યું કે રોજગારી માટે સ્થળાંતર કરનારા અથવા યોગ્ય દસ્તાવેજો ન ધરાવતા લોકોના નામ યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે તો તેમનો મતાધિકાર તો જ જશે, સાથે સાથે સરકારની યોજનાઓના લાભ પણ ગુમાવવાનો ભય છે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ચૂંટણી પંચે આ પ્રકારની મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા અમલમાં મૂકે તે પહેલાં તમામ રાજકીય પક્ષોની બેઠક બોલાવવી જોઈએ હતી। ઓવૈસીએ જણાવ્યું કે તમામ પક્ષોને સામેલ કરવાથી પારદર્શિતા વધે અને વિવિધ વર્ગોની ચિંતાઓનું નિરાકરણ થાય। ખાસ કરીને બિહાર જેવી વિવિધતાવાળી રાજ્યમાં લોકશાહી પ્રક્રિયા સર્વસમાવેશક અને ન્યાયસંગત હોવી જોઈએ। ઓવૈસીના પાત્ર બાદ ચૂંટણી પંચની પ્રક્રિયા અને સમયગાળાને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ છે। ઘણા રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે મતદાર યાદી અપડેટ કરવી જરૂરી છે, પરંતુ તે ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક કરવી જોઈએ જેથી સાચા મતદારોનો સમાવેશ રહી જાય। બિહાર ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે આ મુદ્દો ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में अक्टूबर या नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो समरी इंटेंसिव रिवीजन का ईसीआई ने अनाउंस किया। हम इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखे हैं जिसमें हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि बिहार का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा, बंगाल का भी होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, आप बोलते इलेक्शन हो तो सुपीरियर बॉडी आर्टिकल 329 के तहत कोई इलेक्शन नहीं है। अब तो हम सब एक पेज पर है। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोग प्लीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पार्लियामेंट 2024 इलेक्शंस में बिहार में 7,72,59,579 वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 4.96 वोटर्स को ऐसे हम इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बचे कितने? नियरली 2,75,00,000 नियरली। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते। अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फ़र्ज़ करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समरी इंटेंसिव रिवीजन में कि यहाँ पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे, शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना तो मेरे को, फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और तीसरी छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, फिर जो 17/1987 से 2/12/2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने माँ का या पिता का देना, और जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपने माँ, अपने बाप का, अपना खुद का देना।
अरे भाई बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते, आप पूरे एक इस तरीके से कर रहे हैं। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप BLOs को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, कि वो अगर जाएगा कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ERO को, AERO को, और ERO उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये NRC हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को। यानी कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर ERO को ECI ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा।